Hi guys, welcome to my YouTube channel Pardumang Classes. Today we learn very important topic which name is voice. So I requested to you please watch this video to beginning to end. And what is voice and how many kinds of voice I have already uploaded these videos. So what are you waiting? Go now and watch now these videos. आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वॉइस। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वॉइस क्या होता है, वॉइस किसे कहते हैं और ये वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं बिना समय गवाए और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो अब मैं आपको एक्टिव वॉइस मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ, टेंस जिसे टेंस कहते हैं वो मैंने पढ़ा दिया है। और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पैसिव वॉइस जिसे हम वॉइस के नाम से जानते हैं। तो हमने फिर वॉइस किसे कहते हैं वो सब बता दिया था, और वॉइस के बाद मैंने ये बताया था कि जो वॉइस में होते हैं ना वे 3 प्रकार के होते हैं। तो वे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में रह सकते हैं। फिर वो तो आज हम सभी प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के वॉइस को पूरा देखेंगे। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के जितने भी सेंटेंस रहते हैं उनको अच्छी तरह से समझने के लिए और उनका ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस क्या है ये पूरा जानना होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं लगा हो तो उसे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं लगा हो तो उसे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं। अब जैसे हम जो एग्जाम्पल देखेंगे वे सभी एग्जाम्पल क्या होंगे, वो आपको वॉइस के लिए होंगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ वॉइस। देखिए, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है वो देखिएगा, उसे पढ़ाया जाता है। अब इसका ट्रांसलेट कैसे हुआ ये देखिए, ही इज़ टॉट। अब आप ये सोच रहे होंगे सर तो आप हमें बता ही नहीं रहे बन कैसे रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता ना ले, आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझाया जाएगा। ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए ले लिया कि आपका यहाँ पे देखिए ये ताहें लगा है तो ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है, बस इतना आपको समझाने के लिए मैंने लिया। क्योंकि अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो भी देखेंगे उसका सारे रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद कैसे बनाया जाता है आपको बताया जाएगा। तो चिंता ना करें, आप इस वीडियो को देखते रहें। चलिए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि पहचान क्या होता है। अब दूसरी क्या, कि जो सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में रहते हैं उनका अनुवाद जो होता है उसे हम कैसे बनाते हैं, उसका क्या नियम होता है। तो ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो सिंपल से देखिए क्या कह रहे हैं, नियम क्या कह रहे हैं, किसी भी हिंदी वाक्य में कोई भी कर्म हो, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्म है, यहाँ पे कर्म मतलब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए कोई भी कर्म हो, कोई भी पर्सन हो, तो पहले कर्म की अंग्रेजी लिखकर इज़ एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है, उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी, यानी कर्ता का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, तो कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है। चलिए अब देखिए एक एग्जाम्पल दिया है वो देखिए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये नियम क्या कह रहा है, फिर से समझिएगा। कह रहा है किसी भी हिंदी वाक्य में
कोई भी कर्म हो, मतलब कोई भी कर्म हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पर्सन हो, तो पहले हम किसका लिखते हैं, तो पहले हम कर्म का अंग्रेजी लिखते हैं, मतलब पहले हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट की पहले बात की जाती है और सब्जेक्ट की बाद में बात की जाती है। यहाँ पे जो मुख्य विशेषताएं बताई जाती हैं वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताई जाती हैं, इसलिए हम सबसे पहले जो है उसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और यही अगर हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ इस वॉइस में ऐसा नहीं, वॉइस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद देखिए क्या करते हैं, जैसे हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, यहाँ पे कर्म की अंग्रेजी लिखा, तो कर्म की अंग्रेजी लिखकर इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट देखिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। देखिए आपको एक अच्छी तरह से पता होगा जब आपने टेंस पढ़ा होगा कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में डू डस का प्रयोग होता है यदि नहीं लगा हो तब, यानी हेल्पिंग वर्ब उसमें डू डस होता है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है। हाँ दोस्तों, ये वॉइस है और वॉइस में आपको प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में इज एम आर का ही प्रयोग होता है। चलिए उसके बाद देखिए उसको लिखा है कि क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। ये सबसे ज़्यादा आपके लिए काम आएगा, क्योंकि याद रखिएगा, आपके लिए मैं बात बता रहा हूँ उसको हमेशा याद रखिएगा कि वॉइस में हमेशा क्रिया का तीसरा रूप ही होता है पूरे वॉइस में, चाहे कोई भी टेंस हो, वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट हो, पास्ट एंड डेफिनिट हो, फ्यूचर एंड डेफिनिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका याद रखिएगा हमेशा क्रिया का जो रूप होगा वो कौन सा होगा, तीसरा रूप होगा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा हमेशा, एनी टाइम, एनी वक्त, कहीं भी, ठीक है। चलिए अब देखिए उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम जैसे क्रिया का यहाँ पे थर्ड रूप लिखेंगे, क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे, उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, उसके तुरंत बाद बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लास्ट में जो है ना हम कर्ता क्रिया लिखेंगे। अब कर्ता क्या होता है, तो कर्ता मतलब सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को मैंने ऐसे से यहाँ पे दिखाया है। चलिए अब आगे देखिए क्या, अब आगे देखिए दोस्तों कि इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है देखिएगा, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये देखिएगा ये कौन सा टेंस है, सबसे पहले पहचानते हैं। तो ये है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का रूल्स क्या कह रहा है, वॉइस के लिए कह रहा है कि पहले भाई क्या करो, पहले सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे कर्म की अंग्रेजी लिखो, ठीक है। तो हम सबसे पहले कर्म की अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है। तो कर्म क्या है हमारा, तो हमारा इस वाक्य में, पूरे वाक्य में हमको कर्म खोजना होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस पूरे वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है, देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो कार्य को करता है उसे तो हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम है, क्योंकि राम के द्वारा पत्र लिखा जाएगा, तो पत्र किसके द्वारा लिखा जाएगा, राम के द्वारा। तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब भाई राम के द्वारा क्या लिखा जाएगा, राम के द्वारा क्या लिखा जाएगा, तो आप बताएंगे राम के द्वारा पत्र लिखा जाएगा। तो ये पत्र जो है ना हमारा ऑब्जेक्ट है, हम सबसे पहले इसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पत्र को चूंकि हम गिन सकते हैं इसलिए उसके पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो हमने लिख दिया ए लेटर। उसके बाद उसका क्या कहा था हमारा कि पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, मतलब पहले हम कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं। कर्म का तो होगा भाई एक नंबर में, चलिए कर्म का हो गया। अब देखिए कर्म का तो हमारा एक नंबर में हो गया। अब किसका लिखना है, तो कर्म के बाद बोला कि इजमर का प्रयोग करें यहाँ पे, तो हम सबसे पहले इजमर, इसके बाद इजमर का प्रयोग करेंगे। तो बताइए ए लेटर है यहाँ पे, और ए लेटर के साथ क्या लगता है दोस्तों, तो इज लगता है, क्योंकि इज एम आर में से तीनों में से क्या लगेगा, इज लगेगा। क्यों, क्योंकि लेटर कितना है, एक ही तो है, तो एक के साथ कितना लगता है, इज लगता है। अब अगला उसका देखते क्या कह रहा था, इजेमर हो जाए तो इजेमर के बाद क्या करना है, उसके बाद जो है क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। तो क्रिया का तीसरा रूप क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई भी वर्ब होता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे, उसे क्रिया का तीसरा रूप कहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे कि सिंपल से राइट है, तो राइट का तीसरा रूप क्या होता है, रिटन होता है। उसी प्रकार देखिएगा, तो यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे क्रिया है वो क्या है, लिखना है, और लिखना का तीसरा रूप क्या होता है, रिटन होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा रिटन, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया भाई, क्रिया तो हो गया। अब भाई जो ये पत्र लिखा जा रहा था वो किसके द्वारा लिखा जा रहा था, तो यहाँ पे बताया गया राम के द्वारा। तो सिंपल सी बात है, इस द्वारे के लिए देखिएगा, ये द्वारा है ना, इसके लिए क्या लग गया, बाई लग गया। क्या लग गया, बाई। अब बच गया कौन सा, तो भाई बाई हो गया, इसका राम बच गया। तो राम सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है, और इसको हम लेके आएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है। तो हमने इसको ऑब्जेक्ट की जगह लिख लिया, और ये हो गया हमारा ए लेटर इज रिटेन बाई राम। इस प्रकार हमारा बन गया। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी ऑब्जेक्ट का लिखेंगे, फिर हम उसके बाद इजेमर का प्रयोग करेंगे, फिर हम उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद किसी सब्जेक्ट का लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट ना हो तो हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आप इतना समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए अब देखिए, अब ये तो था हमारे एक एग्जाम्पल सिंपल से। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। चलिए आगे देखते हैं।
अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे बेस्ट होता है क्या होता है स्ट्रक्चर। अगर आपने स्ट्रक्चर को याद कर लिया तो वो पूरा नियम खत्म हो जाएगा। और जगह आप पढ़ते होंगे शायद, मुझे लगता है कि केवल स्ट्रक्चर बताया गया जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं, आपको पूरा फुल फॉर्म जानना चाहिए और पूरा अच्छी तरीके से जानना चाहिए। देखिए स्ट्रक्चर क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखते हैं। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए क्या है स्ट्रक्चर, मैंने स्ट्रक्चर को शॉर्टकट में लिखा है STR, ठीक है। देखिए अब स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है ना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट हो गया, अब ओ से ऑब्जेक्ट हो गया, अब ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। तो सबसे पहले हमने कर्म का लिख लिया, कर्म के बाद क्या करेंगे इजमार, ठीक है। इजमार के बाद क्या करेंगे देखो तो दोस्तों, क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद क्या करेंगे बाई का प्रयोग, और उसके बाद क्या करेंगे लास्ट जो है हमारा वो सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार हमारा स्ट्रक्चर हो गया। फिर से एक बार सब्जेक्ट को मैं रिपीट करता हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे लिखा है महत्वपूर्ण नोट्स। ये महत्वपूर्ण नोट्स क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर देखिए आपको पता है कि किसके साथ इज होता है और किसके साथ आर होता है और किसके साथ एम होता है, तब तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। बट ऐसे कभी कभी हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये पता नहीं होते, तो उनके लिए मैंने एक सुविधा आसान की है, बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए क्या, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो लिखा है, देखिए यहाँ पे इतने चीज़ लिखे गए, ही सी इट एंड नेम, इन सभी के साथ जो है ना क्या होगा इज होगा, ठीक है, इनके साथ। और देखिए यहाँ पे लिखा है यू दे वी एंड टू नेम, यहाँ पे देखिए दो नाम लिखा है, यहाँ पे क्या है एक नाम है और यहाँ पे क्या है दो नाम है ना, ये अंतर है। तो एक नाम होगा तो इज लगाएंगे और दो नाम होगा तो क्या लगाएंगे उसके साथ ये आर लगाएंगे, ठीक है। तो इन सभी के साथ क्या लगाएंगे आर लगाएंगे। चलिए अगला, और एक बच्चा आई के साथ ये अकेला रहता है, इसलिए इसके साथ क्या लगता है एम लगता है। चलिए इतना हमने जान लिया। चलिए ये हमारा नियम था। तो नियम बहुत ज़रूरी होता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट इज रूल। ओके नाउ अब देखते हैं आगे हम क्या देखते हैं। तो अगला देखते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप पूरा नोट कर जरूर कर लेना। चलिए अब मैं आपको एक लाइन से ही पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में नेगेटिव भी तो होता है, बिल्कुल नेगेटिव होता है। अब वो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस। अब ये रहा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हिंदी क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। चलिए अब देखते हैं ये नकारात्मक वाक्य कहता क्या है। देखिए अगर आपसे कोई सिंपल वर्ड में पूछे कि नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आपको ये बताना है कि जब किसी वाक्य के बीच में नहीं लगा हो तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको ये नहीं बता रहे कि नेगेटिव सेंटेंस है क्या, हम ये बता रहे कि वॉइस में प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस हो और उस वाक्य में क्या लगा हो नहीं लगा हो, तो उस वाक्य को हम कैसे अंग्रेजी में बनाते हैं। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। देखिएगा बहुत अच्छा रूल है। और देखिएगा, और आप बहुत बच्चे क्या कहते हैं कि भाई हमने वॉइस पढ़ा है, हम तो इंग्लिश टू इंग्लिश करते हैं। बिल्कुल आप करते होंगे इंग्लिश टू इंग्लिश, लेकिन पहले आप हिंदी तो सीख जाओ। पहले आप हिंदी से इंग्लिश करना सीख जाओ, फिर आप इंग्लिश से इंग्लिश करना चेंज करना, कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है वो आप बाद में सीखना। मैं आपको पढ़ाऊंगा टोटल चीज़। पहले आप क्या सीखें, उसका ट्रांसलेट करना सीखें। आप देखिए बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अब क्या देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है जब वाक्य के बीच में नहीं लगा हो तो पहले कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं। देखिएगा नहीं भी लगा रहेगा ना बीच में, फिर भी पहले किसका लिखेंगे, पहले कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं, है ना। और देखिए कर्म की अंग्रेजी लिख कर, जैसे हम कर्म का अंग्रेजी लिखते हैं, कर्म की अंग्रेजी लिख कर इज एम आर प्लस नॉट, इज एम आर प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिएगा का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इज एम आर प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रिया का क्या लिखते हैं, तीसरा रूप लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिया का तीसरा रूप लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद यह है, उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे उसके बाद जो है कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखिएगा, सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, कर्म का। उसके बाद इजमा प्लस नोट का, मतलब इजमा का प्रयोग करेंगे तो इजमा के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद हम करते हैं क्रिया का तीसरा रूप करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। देखिए नियम बहुत अच्छा, आप इसे याद करिएगा, बेहतरीन तरीके से याद होगा। और अगर देखिए मैं आपको पूरे वॉइस में 8 टेंसेस होते हैं, मैं आपको 8 टेंसेस बताऊँगा। अगर आपने कोई एक टेंसेस पूरा बढ़िया से याद कर लिया तो 8 में से बचे 7 वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला। अब ये तो हमने जान लिया नियम। अब नियम के अनुसार देखते हैं एक वाक्य कैसे बनेगा। जैसे कि ये हमारा एक सेंटेंस है, इसको हम इंग्लिश करके देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, राम के द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता है। अब देखिए नेगेटिव आ गया ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लास्ट में देखेंगे ता है लगा है, तो ता है किसकी पहचान होती है, ता है किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की पहचान होती है। चलिए अब ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में नहीं लग गया, तो भाई जब प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में नहीं लग जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि ये हो गया प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। और प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में
क्या नियम है भाई? तो कह रहे कि पहले कर्म की अंग्रेजी लिखो। चलो भाई, हमने पहले कर्म खोज लेते इसमें, ठीक है। तो राम के द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता है। भाई पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम तो सब्जेक्ट हो गया। चलो भाई, हमें तो ऑब्जेक्ट खोजना है, हमें सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। चलिए अब देखते हैं राम ने क्या लिखा। राम ने लिखने का काम किया और क्या लिखा? तो उसने भाई पत्र लिखा, तो पत्र ही तो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब चूंकि हम पत्र को गिन सकते हैं, इसलिए पत्र से पहले हम क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे, ठीक है। तो पत्र का मीनिंग लेटर होता है और लेटर के पहले हमने ए लगा दिया। चलिए अब देखते हैं, ए लेटर हो गया। फिर अब आपको पता है कि भाई कर्म तो हो गया हमारा। चलो आपने बताया सर कर्म लिखो, तो कर्म तो हमने लिख लिया। अब आगे क्या करें? तो आगे आप इज एम आर का प्रयोग कर लो पहले। चलो ए लेटर के साथ क्या लगेगा? तो इज लगेगा सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इज लग गया। अब आगे क्या करना है? तो इज एम आर के बाद तुरंत नोट का प्रयोग करना है, ठीक है। इज एम आर के बाद तुरंत नोट का प्रयोग, तो हमने नोट का प्रयोग भी कर लिया। अब आगे क्या करें सर? आगे देखिए, आगे नियम क्या कहता है। तो आगे नियम कह रहा है कि उसका क्रिया का तीसरा रूप लिखो। तो क्रिया भाई कौन सा है, इसमें पहचान लेते हैं। क्रिया क्या होता है, आपको अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि किसी भी काम को करने या होने का बोध उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, लिखना, गाना, आना, रोना, जाना, कूदना, खेलना, दौड़ना, हंसना, ये सब क्या होते हैं? क्रिया होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सी क्रिया है, इसमें क्या काम किया जा रहा है, कौन सा काम किया जा रहा है? तो भाई लिखने का काम किया जा रहा है। तो लिखना का मीनिंग क्या होता है? राइट होता है। और हमें एक बात पहले से पता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के नियम में पढ़ा था कि भाई वॉइस में कहीं भी चल जाए, कोई भी टेंस आ जाए, क्रिया का कौन सा रूप होगा? तीसरा रूप ही होगा। यानी यहाँ पे भी हमने देखा क्रिया का कौन सा रूप था, यहाँ पे देखिए तीसरा रूप था। तो हमें क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। तो क्रिया का हो गया राइट, और राइट का तीसरा रूप क्या हो गया? रिटेन। तो रिटेन हमने लिखा। फिर ये बाई किसके लिए लगाया सर? बाई क्यों लगाया आपने? बाई हमने लगाया के द्वारा के लिए। तो क्या लग रहा है? बाई। अब बच गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम लेके आ जाएंगे, लास्ट में क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, देखिए क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद नोट के बाद V3 के बाद बाई के बाद सब्जेक्ट। देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ पढ़ के कैसे पढ़ना है। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इस प्रकार आपको पढ़ना और इसको प्रकार याद कर लेना है। याद करिएगा तभी रंग लाएगा आपका मेहनत। चलिए अब आगे देखते हैं एक और अच्छा टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो जो अब हमारे पास है वो देखिए, अब हमारे पास कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो अब हम ये देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसके नियम क्या होते हैं। तो देखिए क्या नियम कहता है, देखिए पढ़ते हैं। सबसे पहले, जब वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो पहले इज एम आर का प्रयोग करते हैं। चलिए, इसने बताया जब वाक्य के शुरू में क्या लग जाए तो पहले किसका प्रयोग करना है? तो पहले इज एम आर का प्रयोग करना है। सब कुछ छोड़ के पहले इज एम आर का प्रयोग करना है। चलिए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसके बाद जो है ना, आपको कर्म की अंग्रेजी लिखना है। उसके बाद क्या करना है? आपको कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं। चलिए, अब कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद देखिए नोट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कर्म हो जाएगा उसके बाद नोट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। इसे आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल क्या है, देखिए यहाँ पे, क्या उसके द्वारा वह घर बेचा जाता है। पहले हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले लास्ट में देखना है भाई ये कौन सा टेंस है। सबसे पहले पहचानना काम करना है। पहचानने का काम कर लोगे तो ट्रांसलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। देखो सबसे पहले जाता है कौन सा टेंस है भाई? तो लास्ट में लगा है ताहें, तो आप कहेंगे ताहें लगा है, तो ये तो भाई प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है। बिल्कुल प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के अंदर शुरू में क्या लग गया? अभी जब हमको पता है कि यहाँ पे ये नियम कह रहा है कि जब वाक्य के शुरू में क्या लगेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। चलिए, तो इससे हमें पता लग रहा है कि भाई जब प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस हो और उसके वाक्य के शुरू में क्या लगाओ तो भाई हम इसे कहेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम क्या कहते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं इसको कैसे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम कह रहा है कि जब वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो पहले आप इज एम आर का प्रयोग करो। चलो, अब पहले हम इसमें इज एम आर का प्रयोग करना है। तो आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे, वो किसके अनुसार करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार कि ऑब्जेक्ट के अनुसार? तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि वॉइस में ज़्यादा महत्व देते हैं हम ऑब्जेक्ट को, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें भाई? तो काम हो रहा है भाई, देखो उसके द्वारा वह घर बेचा जाता है। तो घर कौन बेच रहा है? वह बेच रहा है ना। तो भाई ये तो भाई सब्जेक्ट हो गया। तो बेच क्या रहा है ये? तो वह घर बेच रहा है। ये हमारा वह घर जो है ना ऑब्जेक्ट है। तो वह घर हो गया, जिसे कहते हैं डैट होम। अब इसके लिए क्या लगेंगे? डैट होम के साथ इज लगेगा, ठीक है। यहाँ से मैं समझ गया इज लग गया। चलिए हम क्या लगेंगे? यहाँ पे हम सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम क्या कर लिए? इज हो गया। और इज उसके बाद क्या करें? इज एम आर के बाद जो है ना
डायरेक्ट हमें कर्म की अंग्रेजी लिखना है। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, कर्म मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट, मैं बार बार बता रहा हूँ, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट होता है। तो कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट पहले लिख देते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा वह घर है और वह घर का हो गया दैट होम। चलिए हो गया दैट होम। चलिए अगला देखिए, अब उसके बाद क्या कह रहा है भाई, उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद नोट का प्रयोग करो। अब आप कहोगे सर यहाँ पे अपने बताया नोट का प्रयोग करो, तो हम यहाँ पे नोट का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि इस वाक्य में कहीं पे भी नहीं लगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, आप यहाँ पे नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर नोट नहीं लगा हो तब उस नोट का प्रयोग करना है, और नहीं लगा हो तो आपको छोड़ देना है, नोट नहीं लगाना है। नोट के बाद आगे बढ़ते हैं, तो उसको कह रहे हैं क्रिया का क्या लिखना है, तीसरा रूप लिखना है। तो क्रिया का तीसरा रूप क्या होता है भाई, तो भाई क्रिया इसमें क्या है, तो क्रिया इसमें है बेचना। तो बेचना का मीनिंग सेल होता है, ये तो फर्स्ट रूप होता है, हमें उसका तीसरा रूप देखना है। तो उसका तीसरा रूप क्या होता है, सोल्ड होता है। तो हमने लिख दिया सोल्ड, एंड जैसे हमने किया उसके बाद क्या लिखा सोल्ड। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ बचा है, वो द्वारा है। द्वारा के लिए क्या होता है जी, बाई होता है। चलिए अब यहाँ पे बचा है उसके द्वारा। अब उसका क्या होता है, तो पहले हमें समझना कि उसका मतलब है क्या, तो उसका मतलब वह है, और वह का वो ऑब्जेक्ट रूप है ना। तो भाई इसका ऑब्जेक्ट रूप क्या होगा वह का, तो वह का ऑब्जेक्ट रूप होगा क्या हो जाएगा जी, हिम हो जाएगा। ये लड़का के लिए, और लड़की रहता तो उसके लिए क्या करते हैं, हर करते हैं। चलिए तो हमने यहाँ पे इसका अंग्रेजी बना के देखा और ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए तो पहले इजमर का प्रयोग करते हैं, फिर भाई ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर नोट का प्रयोग करते हैं, फिर क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, फिर बाई का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता क्रिया लिखते हैं। यानी कुल मिलाकर हम क्या बोलेंगे, इजमर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस भीतरी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क कहाँ से आ गया सर, ये क्वेश्चन मार्क जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसके लास्ट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। चलिए ये आपने समझ लिया, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लिया। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगला इस टेंस का सबसे लास्ट टॉपिक है, वो है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसका हिंदी का नाम होता है प्रश्नसूचक वाक्य, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं जैसे WH फैमिली भी कहते हैं हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन वर्ड फैमिली भी कहते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे क्वेश्चन वर्ड बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ये क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है सर, तो इसका हिंदी यहाँ पे आपको लिखा हुआ है प्रश्नसूचक वाक्य, यानी जो प्रश्न को सूचित करता है। चलिए अब देखते हैं हम इसको कैसे, ये होता क्या है, इसका नियम क्या होता है, अगर इसमें कोई ट्रांसलेट है तो कैसे बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट है वो देखिए कैसे, क्या कह रहे हैं पहले देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, क्या, कौन इत्यादि, ठीक है, और भी हो सकता है, कब, क्यों, कैसे, क्या, कौन, कहाँ, किधर, किसके साथ, किसके लिए, कौन, किधर, किनका, किनका, किनकी, किन, ये सभी हो सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो इत्यादि लगा हो तो पहले किसका प्रयोग करेंगे हम, भाई पहले हम करेंगे क्वेश्चन वर्ड का। क्वेश्चन वर्ड क्या होंगे सर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप वीडियो को देखते रहें। चलिए पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं जी, उसके बाद हम इजमर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, इजमर के बाद, तो इजमर के बाद जो करते हैं उसके बाद करते हैं हम कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं। ये कर्म क्या है, तो कर्म तो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए हो गया, अब आगे देखते हैं। आगे उसके बाद जो है हम नोट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कर्म का हो गया तो उसके बाद नोट का प्रयोग करते हैं। हाँ अगर नोट रहे तब, मतलब नहीं लगा हो तभी, और ना लगा हो तो छोड़ देंगे। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। चलिए उसके बाद अब आप थोड़ा मैं वीडियो को स्क्रॉल करना पड़ेगा, इसलिए देखिए 2 मिनट रुक जाइए, बता रहा हूँ मैं। तो मैंने वीडियो को स्क्रॉल कर लिया, देखिए उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम किसका करते हैं, कर्ता की अंग लिखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं जी, तो उसके बाद कर्ता की अंग लिखते हैं। ये लास्ट टॉपिक होता है। अब देखिए आगे क्या, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल हम देखते हैं फिर से। तो दोस्तों मैंने एग्जाम्पल को इस तरह कर लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए एग्जाम्पल क्या है, आपके द्वारा कब उसे पीटा जाता है। तो हमें जब इसे बनाना है, इंग्लिश करना है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, हमें ये देखना होगा कि भाई ये कौन सा टेंस है। तो उसके लास्ट में हम देखेंगे, तो लास्ट में लगा है ता है, और ता है किस टेंस में होता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में। तो ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के बीच में क्या लगा है भाई, कब, क्यों, कैसे लगा है। अब ये कौन सा टेंस है, तो अब हम कहेंगे इसे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए तो जब क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको बनाएंगे कैसे, देखिए तो क्वेश्चन वर्ड का रूल्स क्या कह रहा था हमारा, उसको हम फॉलो करते हैं। देखिएगा आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका ये नियम है, और नियम क्या कह रहा है वो देखिएगा। तो नियम आपको कह रहा है कि जब वाक्य के बीच में देखिए कब, क्यों, कैसे, क्या, कौन लगा हो तो पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, ये जो कब, क्यों, कैसे वर्ड में दिख रहा है आपको, कब, क्यों, कैसे, क्या, कौन, कहाँ, किधर, किसके साथ, ये सभी क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, और सबसे पहले हम उन्हीं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद इजमर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको बताते हैं। ठीक है, चलिए तो हम फिर से इसको डाउन कर लेते हैं, देखिए नीचे, और ये हमारा वाक्य आ गया, हम इसको करते हैं ट्रांसलेट। देखिए कैसे,
यहाँ पे लिखा है सबसे पहले, देखिए क्या लिखा है कि ये हमारा आपके द्वारा कब उसे पीटा जाता है। तो ये देखिए बीच में पहले कब क्यों कैसे लगाना, तो सबसे पहले ये कहता है ना कब क्यों कैसे, कब क्यों कैसे कि मैं भाई सबका बाप हूँ। अगर मैं वाक्य के बीच में आ गया ना तो मेरा जगह खाली होना चाहिए, मैं सबसे पहले इंग्लिश वाले में जाऊँगा, ठीक है। जब ये कब आता है ना कब क्यों कैसे, तो क्वेश्चन वर्ड कभी भी पहले लिखा जाता है। इस क्वेश्चन वर्ड का पहले हम लिख देंगे क्या होता है कब का मीनिंग व्हेन होता है। चलिए अब हमें व्हेन के बाद क्या करना था, यहाँ पे देखिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए, पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करें, फिर इज वर्ड का प्रयोग करें, फिर यहाँ पे कर्म की अंग्रेजी लिखें, फिर नोट का प्रयोग करें, फिर क्रिया का तीसरा रूप लिखें, उसके बाद क्या करें बाई का प्रयोग करें, उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी लिखें। तो अगर आप ऑब्जेक्ट भी स्ट्रक्चर भी याद कर लेते हैं तो बढ़िया से आप इसको बना पाएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो गया व्हेन। चलिए क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका प्रयोग करना है इज मार्क। अब इज मार्क में से क्या होगा, ये तो 3 है सर, ये तो 3 है, इज एम और आर, इनमें से कौन सा होगा। तो इनमें से कौन सा होगा, आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना होगा, ऑब्जेक्ट है क्या। तो जो काम को करेगा वो तो सब्जेक्ट है भाई। इसमें कौन, यहाँ पे लिखा है कि आपके द्वारा कब उसे पीटा जाता है, उसे कौन पीटता है भाई, ये पीटता है। तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, यानी आप जो है ना वो सब्जेक्ट है। और किसको पीटता है, ये आप जो है वो किसको पीटता है भाई, तो वो पीट रहा है उसे, तो उसे क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का क्या होता है जी, ऑब्जेक्ट का देखिए सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे। और चूंकि ये ऑब्जेक्ट का देखिए, ऑब्जेक्ट का अगर कहेगा ही का तो ही का होता है हिम, ठीक है। बट याद रखिएगा, क्या याद आपको ये रखने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट का हिम तो होता है, बट यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, है ना, क्योंकि हम उसका पहले लिखेंगे, इसलिए हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या हो गया, तो यहाँ पे उसे का क्या हो गया, ही हो गया, है ना। और उसका हमको पता है कि ही के साथ क्या लगता है, इज, इसलिए पहले देखिए पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया व्हेन, उसके बाद हमने इज वर्ड का प्रयोग कर लिया, इज का प्रयोग कर लिया। और इज के बाद क्या किया, इज के बाद देखिए यहाँ पे इज के बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का प्रयोग, ऑब्जेक्ट क्या था ही, तो ही का प्रयोग किया। और जैसे हमने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया, फिर इज वर्ड का प्रयोग किया, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, उसके बाद क्या करना है, नोट। अब देखते हैं इसमें नोट है क्या कहीं पे, तो इस वाक्य में कहीं पे भी नोट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अगला क्या है, क्रिया का तीसरा रूप। तो क्रिया कौन है इसमें, पीटना। और पीटना का तीसरा रूप क्या होता है, तो पीटने का आपका तीसरा रूप होता है बिटेन, तो आप लगा देंगे बिटेन। चलिए अब बच क्या गया देखते हैं भाई, ये हो गया हमारा, चलो कब तो हो गया है, उसे भी हो गया, पिटना भी हो गया, और ये सब हो गया। बच्चा ये लास्ट वाला ये है ना, ये द्वारा बच्चा है और ये आप बच्चा है। तो द्वारा का मीनिंग क्या होता है, पहले बाई हो गया, और आप का मीनिंग ये जो है सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट को लास्ट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू, यहाँ पे आपका यू हो गया। चलिए कोई दिक्कत, तो ये आपका एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पीछे वाला वीडियो देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगी। अगला देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, क्वेश्चन वर्ड प्लस इजमार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस भीतरी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस इजमार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस भीतरी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए क्वेश्चन मार्क क्यों, क्योंकि इस वाक्य में एक क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, इसलिए हम इसको क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। चलिए अब ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। और आपके मन में एक बात अभी भी बैठ रही होगी, सर हमने आपसे पहले ही पूछा था, आप बता दो क्वेश्चन वर्ड क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन वर्ड क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन वर्ड, ये देखिए इसका मतलब है WH फैमिली, ठीक है। तो मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूँ क्या होता है। देखिए मैं क्या करता हूँ, स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, ये टोटल जितने भी होते हैं ना, जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं आपको सारे यहाँ पे मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लीजिए, आप यहाँ से पूरी यहाँ पे दिया हुआ है, ये लिस्ट पूरा ले दिया है, आप इस लिस्ट को कर सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं। देखिए क्या है, कब का मीनिंग क्या होता है, वेन होता है, ठीक है। तो ये जितने दिख रहे हैं ना आपको, देखिए कब, क्यों, कैसे, क्या, कौन, कहाँ, किधर, कहाँ, किसके साथ, किधर, किसके लिए, सब दिख रहे हैं। ये सभी क्या है, आपके क्वेश्चन वर्ड हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न सूचक शब्द हैं। और जो भी प्रश्न सूचक शब्द रहते हैं उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन क्यू से क्वेश्चन, W से वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या इसे लिख सकते हैं। चलिए आप इसको लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। तो दोस्तों आगे हम क्या पढ़ने वाले, आपको शेड्यूल बता दूं तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए आपको अगले वीडियो में क्या लिखा है कि मैं आपको अगले वीडियो में जो बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगा। जिस प्रकार मैंने प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के बारे में बताया, उसी प्रकार मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, और शायद मुझे लगता है कि आप लोग को प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस आ गया होगा तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्न दे रहा हूँ जिसे आपको कल बना के आने होंगे, ठीक है। तो मैं आपको प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का वॉइस है ना, वॉइस में प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को दे रहा हूँ, आप उसका ट्रांसलेट करके आइएगा, ठीक है। तो देख लीजिए। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए होमवर्क। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करें। याद रखिएगा दोस्तों, आप इसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, क्योंकि मैंने जो भी
हिंदी के वाक्य दिए हैं वे सभी वॉइस हैं और वॉइस में बनाना है आपको। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ सबको उतार लेने, देखिए ये आपका है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, आप कर लेना, ठीक है। चलो मैं डाउन करता हूँ, देखिए स्क्रॉल कर देता हूँ, ये 7 तक हो गए। अब देखिए 7 से लेकर यहाँ तक मैं बोलता हूँ, 7 से लेकर आप यहाँ से देख ले 15 तक, और 15 से फिर यहाँ पे देख ले आप, यहाँ से वीडियो को पोस्ट करके आप ले सकते हो, और ये 20 तक, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे 20 दिए हैं होमवर्क में, आपको इसको करने होंगे। चलिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।